हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम क्या बात करेंगे? देखिए, आज के लेक्चर पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे एक चीज बता दूं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज पढ़ते हैं ना, वो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारी रिएक्शंस ही पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको रीजन वाइज सारी चीजें कराऊंगी। थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगी बट चीजें क्लियर कराऊंगी डेफिनेटली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आपको पता है आपकी सिलेबस पे कहीं भी ऐसा नहीं पूछा गया कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा गया है व्हाट इज एरिनियम आयन, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैं आपको पहले रीजन बताऊंगी कि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में क्यों नहीं दी हुई है, डायरेक्टली एरिनियम पे बात क्यों की है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, जो आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहले आप बताइए इससे आप समझते क्या है। ठीक है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जैसे आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक के बदले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, सपोज मैं ले लूं बेंजीन, इसमें कोई ग्रुप है, सपोज क्या बोल दूं, इसमें कोई हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट तो होगा ही। अगर आप इस हाइड्रोजन एटम का यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो आप इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल ना लेके, आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रोफाइल की। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये आपको पता है। इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीसीज होती है। यानी कि पॉजिटिव स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अगर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो वो नेगेटिव पॉजिटिविटी को शो करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिविटी को। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीसीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कभी भी अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से आपके बेंजीन रिंग में चाहे कोई भी ग्रुप लगाओ, यहाँ पर सपोज कोई लिविंग ग्रुप ही क्यों ना लगाओ, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी क्यों ना लगाओ, इसका यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब कि इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आप भी बोल सकते हैं। और इसके सब्स्टिट्यूशन की प्लेस पे आपका न्यूक्लियोफिलिक जाके बैठ जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोला जाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे एलिमिनेशन क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि एलिमिनेशन क्या करती है? एलिमिनेशन में आपका सिर्फ ग्रुप एलिमिनेट होता है, कोई ग्रुप ऐड नहीं होता। देखो, अगर रिएक्शन में अगर आपका कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ऐड कर दिया, तो उसे आप बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अगर आप सिर्फ देखो, अगर आप सिर्फ ऐड करते तो आप इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अगर सिर्फ लिविंग ग्रुप को निकालते तो आप बोलते इसे एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ आपने क्या किया? अपने लिविंग ग्रुप को तो निकाला ही निकाला, साथ ही इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऐड भी कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ग्रुप की प्लेस पे आपने दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया, तो यही रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक के केस में पढ़ा था, सेम वैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल के केस में पढ़ना है। ओके, अब देखिए, जो मैंने आपको एरोमेटिक जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, तब मैंने वहां आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई थी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, और अगर आपको करानी है तो वो बहुत डिफिकल्टी से होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बोलूं एरोमेटिक रिंग कैसी रिंग है, एक बार आप सोच के बताइए कि एरोमेटिक रिंग मतलब क्या हुआ। एरोमेटिक रिंग जो होती है वो आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये तो आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है। ओके, अगर आप इसमें यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? ये से बेंजीन ही तो बोलते हैं। तो देखिए, डबल बॉन्ड मतलब क्या है? इसमें यहाँ पर को दो, दो चार, दो छह, यानी कि यहाँ पर को क्या है? इस साइक्लोहेक्सेन रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? 6 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो ये बन जाती है बेंजीन रिंग। इसीलिए बोला जाता है जो बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहीं भी आपको पाई बॉन्ड मिले, यानी कि बोल सकते हैं कहीं भी आपको डबल बॉन्ड मिले या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, कहीं भी, चाहे आपका कोई लॉन्ग चेन कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड है जहां पर कोई अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तभी आपकी क्या होती है? बेंजीन रिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएंगे तो आपको पता है डिफिकल्टी तो होगी। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। मैंने दिखा दिया यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रिच है, 6 इलेक्ट्रॉन का रिच है। ओके, न्यूक्लियोफाइल तो खुद में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद ही बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर आप कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो हमेशा रिपेल करता है ना, ये तो एक दूसरे से दूर दूर जाएगा, एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकता। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट होती है ना,
लेकिन मैंने आपको जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस, कुछ आपको ऐसी कंडीशंस लगानी होती है अपनी बेंजीन रिंग में, बेंजीन मतलब अपने एरोमेटिक रिंग में, जिसकी वजह से आप इस रिंग के इसमें रिंग में जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा पाते हैं, वरना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसीलिए क्या है, आप इसके दो टाइप्स भी पढ़ते हैं, जैसे दो क्या आप इसे नंबर ऑफ टाइप्स पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी या फिर SNI होगी। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन कराना होता है वो फेवरेबल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको अलग-अलग मोड दिए जाते हैं कि क्या पता आपका यहाँ पर रिएक्शन फेवरेबल हो जाए, क्या पता यहाँ पर फेवरेबल हो जाए, क्या पता यहाँ पर हो जाए। ओके, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के केस पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ऐड कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितनी जल्दी रिएक्शन होगी। इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत इजीली रिएक्शन करा देते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक इसकी क्लासिकल रिएक्शन होता है, मतलब ये इनके बिहेवियर में होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रोफाइल मिला तो ये तुरंत रिएक्शन करा देता है और रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होती है। इसीलिए इसके आपको कोई भी मैकेनिज्म के मोड नहीं मिलते कि चलो हम ऐसी रिएक्शन करा दें, क्योंकि कहीं से भी आप रिएक्शन कराओ, रिएक्शन आपकी फेवरेबल ही होगी। इसलिए आपको इसके टाइप्स नहीं पढ़ने होते। ओके, एक चीज क्लियर हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको ये सिलेबस पे इसलिए नहीं दी है ना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप कराना चाहते हैं तो ये बहुत बेसिक चीज है। एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही होगी। अगर आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शंस देखते हैं ना, आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक हो रही, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिएक्शन मिलती है वो इलेक्ट्रोफिलिक ही मिलती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊं, देखो आप कोई भी हैलोजिनेशन रिएक्शन देखो, कोई भी नाइट्रेशन रिएक्शन देखो, कोई भी सल्फोनेशन रिएक्शन देखो, चाहे आप फ्रिडल क्लैप एल्काइलेशन देखो या फिर फ्रिडल क्लैप एसाइलेशन देखो, ये सारी रिएक्शन आप किसमें कराते हैं, बेंजीन रिंग में, यानी कि ये एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारी रिएक्शन देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। ये सारी रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको क्या है, सेपरेटली नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि सारी रिएक्शन तो आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना बहुत इजी है। ओके, तो इसीलिए क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है, हम इसे डिस्कस नहीं करते। हमने क्या डिस्कस करना है कि एरेनियम आयन क्या है आज के लेक्चर पे। ओके, तो पहले मैं आपको एरेनियम आयन को क्लियर कराऊंगी, फिर ये बताऊंगी कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोनियम का आयन का क्या वर्क है। उसके बाद जाके नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें लेक्चर को। देखो, ये सारी थ्योरी मटेरियल पे मैंने आपके लिए वही सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स में आपको सारे शेयर करती हूँ। आप ये रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल होने लगेगी कि हाँ, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। ओके, तो वही सारी चीजें कि आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक क्लासिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपका जो एरोमेटिक रिंग है वो एक टाइप की इलेक्ट्रॉन रिच है। आप देखो, बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखते होंगे तो जब आप इसके पी ऑर्बिट दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, इनके ऊपर और नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इसमें कितनी इजीली अटैक करेगा, पॉजिटिविटी को तो क्या चाहिए, नेगेटिविटी, तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। ओके, अगली चीज देखो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वही चीज है यहाँ पर को। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं एरेनियम आयन क्या होता है। ओके, तो देखो, एरेनियम आयन को मैं आपको सिंपली पहले ऐसे समझा देती हूँ। जैसे आपने क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन किया है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो वहां मैंने आपको बताया था, अगर देखो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली दो टाइप के क्लासिफिकेशन को मेजर कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको पता है SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, साथ ही साथ सेट रिएक्शन भी होती है, SNI भी होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं, बट हम लोग दो रिएक्शंस को मेजर कंसीडर करते हैं, इनको ही मेन लेते हैं। ओके, और आपको ये भी पता है कि SN1 रिएक्शन से अगर आप कहीं पर को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप होती है, और 2 स्टेप होती है, 1 स्टेप होती है, इसे आप छोड़ो, बस आप इस पे ध्यान दो कि आपका जो SN1 रिएक्शन जब आप कराते हैं, आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, हमेशा आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और SN2 के केस में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यानी कि अगर आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे और ये दोनों रिएक्शन मोड को देखेंगे, तो पहले केस में आपको कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलता है, दूसरे केस में ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ओके, तो सिमिलरली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलता है, जैसे यहाँ आपको कार्बोकेटाइन मिला, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिला, यहाँ आपको मिलता है एरेनियम आयन। तो एरेनियम आयन क्या है? एरेनियम आयन है आपका इंटरमीडिएट जो आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या है, आप सिंपली ये बोलो आपको सिर्फ एक टाइप का इंटरमीडिएट मिलता है आपके एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो है आपका एरेनियम आयन। ओके, लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन भी मिल सकता है, ट्रांजिशन स्टेट भी मिल सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो मैंने जितनी रिएक्शंस यहाँ दिखाई है, ये सारी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि आपकी बेंजीन रिंग, जो कि एक टाइप की एरोमेटिक कंपाउंड है, हम एरोमेटिक इसे कंसीडर करके चल रहे हैं, तो कोई दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है, बट बेंजीन सबसे कॉमन है। देखो हैलोजनेशन मतलब क्या होता है, हैलोजन का ऐड हो जाना। यहाँ पर आपका एक ग्रुप, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसे आपने एलिमिनेट किया, इसकी पोजीशन में क्या लगा दिया, हैलोजन। ओके, नाइट्रेशन मतलब NO2 का एडिशन होगा, नाइट्रो ग्रुप का ऐड होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ। इसके प्लेस पर अगर देखो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन होती है। ओके, और NO2 का सिर्फ एड ही ऐड होगा तो क्या होती, एडिशन है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ पर हो गया NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया। अगला है सल्फोनेशन रिएक्शन, SO3H का एडिशन हो जाता है। और आपका एल्काइलेशन रिएक्शन, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, फ्रीडल क्लैप एल्काइलेशन, फ्रीडल क्लैप एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आपका अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, असाइलेशन में आपका असाइल ग्रुप ऐड होता है। ओके, तो ये रिएक्शंस है। अब मैंने क्या बोली, सारी रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें आपको क्या होगा, इन सारी रिएक्शन में आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा, ये सारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो आपका एरेनियम आयन ही होगा। इतनी चीज क्लियर है। एक का एग्जांपल्स में आपको प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाऊंगी, अभी जस्ट इतना सुनिए कि सारे रिएक्शन में आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा, चाहे आप कोई भी रिएक्शन करके देख लीजिए, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता है तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो एरेनियम आयन ही मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। देखो बात करते हैं, अब मैं आपको पर्टिकुलरली बात कराती हूँ कि एरेनियम आयन होते क्या है, इनके फीचर्स क्या है, मैकेनिज्म वगैरह आप कैसे देखेंगे। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एरेनियम आयन क्या है, एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं किसी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बट अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। इसीलिए क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे आप बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटाइन। ओके, इसका मतलब क्या, देखो साइक्लोहेक्सा मतलब कि साइक्लिक है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन एटम है, डाइनाइल कैटाइन मतलब देखो इसमें आपको अगर आप डबल बॉन्ड देखेंगे, देखो आप अगर बेंजीन है ना, बेंजीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना, तो देखो मैं बेंजीन से ही बना के दिखाती हूँ आपको ये इंटरमीडिएट। अभी बेंजीन के पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप ये वाला डबल बॉन्ड हटा देंगे, और ये डबल बॉन्ड हटाएंगे क्यों, क्योंकि आपने कराना है प्रोटोनेशन। जब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाऊंगी तब बाकी चीजें क्लियर होंगी। अभी जस्ट इतना समझो, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है ये सारी पोजीशन में अभी क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ओके, अगर मैं यहाँ से एक डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ओके, सॉरी ये वाली पोजीशन पे नहीं होंगे, ये वाली पोजीशन पे होंगे, कि इन दोनों पोजीशन में क्या है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम आ सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 4 कब होगी, जब आप यहाँ पर को 2 ग्रुप ऐड करेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक पोजीशन पे तो मैंने प्रोटोनेशन कराया, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, लेकिन दूसरे पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर को क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ये जो कैटायन यहाँ पर को बना, इसी को बोला जाता है एरेनियम आयन। अभी आपको होप क्लियर, मतलब मे बी क्लियर ना हुआ हो, बट यहाँ मैं आपको क्लियर कराऊंगी। अभी जिस इतना समझो, एरेनियम आयन के केस में आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिर्फ 2 मिलते हैं, जो कि आपको पता है ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है, डीलोकलाइज। तो ये पूरे सिस्टम में मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये एक टाइप का कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे सिस्टम में मूव करेगा, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, मैं मैकेनिज्म में आपको शो कराऊंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे, आप इसे पूरा का पूरा ऐसा हाफ सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर पे लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एरेनियम आयन, या फिर बोल सकते हैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन। ओके, जिसमें ये हाइड्रोजन तो आपका किसका, यहाँ पे आपके सारी पोजीशन में हाइड्रोजन एटम लगा होगा, ये हाइड्रोजन किसके हैं, ये ब्लू वाले, ये हाइड्रोजन, ये येलो वाले, ये हाइड्रोजन है आपकी रिंग के, और ये जो हाइड्रोजन आए ये आपका प्रोटोनेशन से है, जिसकी वजह से आपका एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो ये मैं आपको पूरा नीचे प्रॉपर समझाऊंगी।
अभी जिस इतना समझ लीजिए स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब अगली चीज देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है ये बहुत ही ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक आपने जितने भी इंटरमीडिएट आपको पता है, ये सारे इंटरमीडिएट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप क्या है, कोई भी रिएक्शन कराते हैं, मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता चुकी हूँ। कोई भी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो कभी भी आपका रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। पहले रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट होना होता है, इंटरमीडिएट स्टेट में, और तब जाके वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, पहले वो अपना इंटरमीडिएट यानी कि एरेनियम आयन में कन्वर्ट होगा, फिर ये एरेनियम आयन फर्दर रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट में। ओके, अब मैं बोल रही हूँ रिएक्टिव की, तो रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट और काइनेटिक का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से पता चलता है, जब आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, तभी तो आपको पता है ना, आप सारी रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको क्या बताता है, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। तो आपको पता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप लेते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ये है एनर्जी की वैल्यू, जो कि जितना आप ऊपर को जाएंगे उतना ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। ओके, और आप इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ओके, तो देखो ना, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ कर सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे आ सकता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस में वो चीज भरी होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट आप यहाँ पर अपने मेन चीज पे बात कीजिए, जो है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेट का पीक जो होता है, मतलब इनकी जो पोजीशन होती है हमेशा पीक में होती है। ओके, और आपको पता है पीक की एनर्जी आपकी हमेशा ज्यादा होगी, आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ। और आप देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आप छोड़िए, बस आप इनका लेवल देखिए, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट लाई कर रहा है, और इस एनर्जी लेवल पर आपका कौन लाई कर रहा है, आपका इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरमीडिएट हमेशा बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है। और आप खुद ही बताइए, अगर किसी भी चीज की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। जैसे आप ही हैं, अगर आपकी एनर्जी बढ़ा दी जाए तो आप क्या करेंगे, और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगे तो आप एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते, आप हो जाएंगे अनस्टेबल। सिमिलरली मॉलिक्यूल में होता है, मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल हो जाता है अनस्टेबल, और कोई भी चीज होती है अनस्टेबल तो वो क्या होती है, रिएक्टिव। तो तभी क्या होता है, आपका जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब आप ये समझिए, आपका रिएक्टेंट से क्या है, अगर इंटरमीडिएट स्टेट बन गई तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि रिएक्टेंट भी क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है, बट इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता। ओके, तो क्या होता है, रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट बनती है, आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट की एनर्जी कितनी ज्यादा हो गई, जैसे इंटरमीडिएट बनता है इसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और आप बोल सकते हैं कि 3 सेकंड के लिए भी ये स्टेट जनरेट नहीं होती, यानी कि 3 सेकंड के लिए भी फॉर्मेशन इसका नहीं होता, ये तुरंत बनता है और तुरंत आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तभी आप कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो इस स्टेप को आप स्लोवेस्ट, और इससे आप क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ये स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल तो है, अगर अनस्टेबल ही नहीं होता तो रिएक्शन होती नहीं। लेकिन ये अनस्टेबल है, बट थोड़ा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से रिएक्शन तो हुई पर धीरे धीरे हुई। लेकिन जो इंटरमीडिएट है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है वो तुरंत हो जाती है। समझ में आया? अगली बात आगे बढ़िए, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो आपका एरेनियम आयन है ना, इसे एक और टर्म से जाना जाता है जिसे बोलते हैं वेलेंट इंटरमीडिएट। ओके, अभी वेलेंट इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए एरेनियम आयन को फर्स्ट टाइम जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे आपके केमिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज विलरेंट और वेलेंट। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेलेंट, मतलब इनका सरनेम टाइप का था वेलेंट, तो जिन्होंने क्या 1907 से 1976 के बीच में रिसर्च की थी एरेनियम आयन पे। तो आपने क्या किया, मतलब इन्होंने एरेनियम आयन का डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से क्या है, एरेनियम आयन का दूसरा नाम पड़ा जिन्हें बोला गया वैलेंट इंटरमीडिएट। इतनी चीज क्लियर है? अगली चीज बात कीजिए, तो अगर ये बोला गया है, इसमें बोल रहा है दे आर ऑल्सो नोन एज ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर आप बोलेंगे एरेनियम के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं एरेनियम आयन एक टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो आपको पता है जैसे एटम्स होते हैं ना, अगर आप एटम एटम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। वैसे मॉलिक्यूल और कोई दूसरा एटम कंबाइन करता है तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर को हमने क्या बोला, ये एक टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एटम है, एटम कौन सा, ये प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन की वजह से आपका एरेनियम आयन बनता है, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी। तो ये बोल रहा है जो आपका प्रोटॉन एटम है और जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब वो आपकी जो एरोमेटिक रिंग है, जब ये कंबाइन करके आपका क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट एरेनियम आयन,
तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इन्हें बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर पाई बॉन्ड की हेल्प से बनता है तो इसे बोलते हैं पाई, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से बनता है, मैं अभी आपको नीचे शो भी कराऊंगी, इसीलिए आपके एरेनियम आयन को क्या बोला जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, अगली चीज देखो, अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एरेनियम आयन की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट मतलब क्या हुआ, पेरेंटल एरेनियम आयन, ठीक है। पेरेंटल एरेनियम आयन किसे आप बोलेंगे, देखो जो आपका सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड आप किसे बोलते हैं, बेंजीन को। तो बेंजीन की हेल्प से, यानी कि बेंजीन को एज आप जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और इस बेंजीन की रिंग में अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी तो एरेनियम आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर बेंजीन की हेल्प से जो एरेनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उस एरेनियम आयन को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं पेरेंटल एरेनियम आयन, जिसकी टर्मिनोलॉजी जिसे क्या बोला जाता है, बेंजीनियम आयन। ओके, इसे बोला जाता है बेंजीनियम आयन, जिसका नंबर कितना होता है, C6H7+। ओके, अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एरेनियम आयन कैसे फॉर्म हुआ। इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि ये एरेनियम आपका कैसे फॉर्म हुआ, इसकी हेल्प से ये भी देख सकते हैं इसे आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो एक बार आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ओके, तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये है आपकी बेंजीन रिंग, क्लियर आपको दिख रही है। बेंजीन में सारे हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर हेक्सागोनल रिंग होती, खाली साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग मतलब हेक्सेन होता, तो आपका क्या होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होता। यहाँ हेक्सीन टाइप का कंपाउंड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, इस केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कार्बन को अगर आप देखेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, तो ये सारी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये है आपका बेंजीन। ओके, अब आपने इसमें कराना है प्रोटोनेशन। मैंने क्या बोला, प्रोटोनेशन की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कौन सा, जिसके ऊपर लगा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपने यहाँ पर को प्रोटोनेशन कराना, प्रोटोनेशन होगा कहाँ पर्टिकुलरली, आप वो देखो। देखो, प्रोटोनेशन में भी आपके ये वाले बॉन्ड में हो सकता है, मे भी आपके ये वाले बॉन्ड में हो सकता है, मे भी आपके ये वाले बॉन्ड में हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इन बॉन्ड में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव स्पीसीज है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल के एक पॉजिटिव स्पीसीज है, वैसे प्रोटॉन भी एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज है। तो ये जब अटैक करेगी, इसको कौन सी स्पीसीज चाहिए, नेगेटिव स्पीसीज। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो बताइए क्या ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है अभी, ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है। रिच कौन है, देखो होगा तो ये भी, अगर हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ये होगा, बट अभी इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं है। कौन है ये, जहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप कोई भी तीनों पाई इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड में से कहीं भी आप प्रोटोनेशन करा सकते हैं। सपोज मैं बोलूं ये इसके पास है, इसके नेबर में, तो हम बोल रहे हैं कि ये वाले बॉन्ड में आपने क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है। ओके, और पर्टिकुलरली इन दोनों बॉन्ड भी कौन से कार्बन से बना है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। मैं चाहती हूँ कि चलो इस कार्बन पे आप क्या कराइए, मैं इसमें स्टार बना देती हूँ, इस कार्बन पे आपने कराना है प्रोटोनेशन। ओके, अब प्रोटोनेशन कैसे होगा, देखो अगर आपने यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज को ऐड करा है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो आपका प्रोटोन आके इस पर अटैक करेगा। ओके, तो आप नेगेटिव चार्ज कैसे ला सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लीवेज किसका, आपके डबल बॉन्ड का। तो आपको पता है 2 टाइप की क्लीवेज हो सकती है, एक होती है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है कि ये दो एटम्स है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर को प्रेजेंट है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों एटम लेंगे, यानी कि बी के ऊपर एक फ्री रेडिकल होगा, ए के ऊपर एक फ्री रेडिकल होगा, किसके केस में, होमोलाइटिक क्लीवेज के केस में। ओके, लेकिन अगर हेट्रोलाइटिक कराएंगे तो हेट्रोलाइटिक के केस में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब एक एटम को, इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी बात होती है, ठीक है। अगर दोनों सेम है देन आपकी मर्जी, किसी को भी दे सकते हो। सपोज मैं बोलूं ए और बी में मेरा ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में शेयर्ड है और शेयर होकर बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट है, बी ए के साथ। तो जैसे ही ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे, और ए आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाता है, तो ए के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बी बेचारे का इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया, ए, तो बी के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि पूरे सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों ले गया ए। अब बी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम क्लीवेज, यानी कि ये वाली क्लीवेज यानी कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि आपको तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, आपने यहां करानी है। ओके, और कैसे कराएंगे, आप क्या कराएंगे, देखिए एक कार्बन बॉन्ड ये है, एक कार्बन बॉन्ड
बॉन्ड ये है, आपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कराना है। आप क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे इस कार्बन की ओर, क्योंकि देखो दोनों कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं कह सकते। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी नेगेटिव चाहे दो, किसी को भी पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ से किया बॉन्ड क्लीव और इस बॉन्ड को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ऊपर की ओर। तो इस कार्बन को तो मिल गया पूरा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मिल गया पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ऐसा होगा तो अब क्या करेंगे, आपका ये H पॉजिटिव आयन आराम से, यानी कि प्रोटोनेशन अब आराम से हो सकता है। आप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आयन को इसके ऊपर अटैच कराएंगे, इस नेगेटिव चार्ज पे। तो जैसे ही अटैच होगा तो आप देखिए यहाँ पर को क्या लग जाएगा, H, और यहाँ पर को क्या हो गया, कैटायन। तो ये जो स्पीसीज बनी इसी को बोला जाता है एरेनियम आयन, और ये बेंजीन के केस में बनाया गया है, तो इसे आप बोलेंगे बेंजीनियम आयन। सिंपल है, इतनी चीज क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसे आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसे आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन है और इनका नेचर क्या होता है, डीलोकलाइज। ये शिफ्ट होके यहाँ भी हो सकता है, ये शिफ्ट होके यहाँ, मतलब इनके बीच में क्या हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है ऐसे ऐसे करके। तो इसकी वजह से क्या होगा, शिफ्टिंग होना जरूरी भी है, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज को करना है स्टेबल, क्योंकि ये कार्बोकैटायन, और आपको पता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या होती है, रिएक्टिव। तो इसको अगर आपने स्टेबल करना है तो आपने क्या बनाने होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो मैं आपको यहाँ पर शो कराऊंगी। बट आप देखो ये बना आपका एरेनियम आयन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डिलोकलाइज नेचर के होते हैं, पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से, और हाफ ही में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर को तो ये डबल बॉन्ड जा नहीं सकता ना। अगर डबल बॉन्ड जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप बताइए यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड बना दूं, देखिए अगर मैंने इसे इरेज किया और यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी, सॉरी 5 हो जाएगी। क्यों, ऑलरेडी 2 इसके पास है, 2 के साथ ये बना रहा है, और एक मैं यहाँ से और ऐड कर दूंगी तो कितने हो जाएंगे, 4 और एक ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगी वैलेंसी डिस्टर्ब। तो यहाँ पर तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ इतने से पोर्शन में, देखो जहां पर सिंगल बॉन्ड है यहाँ तक ही आप क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो इतने से पोर्शन को आप हाफ सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं और लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है, आई इतनी चीज। अब देखो, अब मैं आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये बना इसका स्ट्रक्चर, देखिए ये स्ट्रक्चर बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, ये ऐसा है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होकर इस पोजीशन में भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम है, देखो यहाँ पर आपका, ये देखो रेजोनेंस वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ना, आपने वीडियोस भी सेपरेटली देखी होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेज हो रखी है चीजें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये वाले बॉन्ड से इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड से आपने इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन, देखो इसे बड़ा कर देती हूँ, इस कार्बन और इस कार्बन में। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, ये वाले कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो इसके ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये बना। अगले केस में क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो ऐसे होता है आपका डीलोकलाइजेशन। तो आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका मतलब इतने पूरे पोर्शन में हो रहा है डीलोकलाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आए? तो ये चीज दिखाई हुई है कि यहाँ पर को क्या हुआ है, ये देखो, ये सारा थ्योरी मटेरियल है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जस्ट समझा दिया चीजें, ये नोट्स मैं आपको सारे शेयर करूंगी, आपके रिवीजन पर्पस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको शो कर दिया। तो यही होता है एरेनियम आयन। ओके, अब मैं आपको एक काम कराती हूँ, एक आपको पहले प्रॉपर डेफिनेशन एंड देन एग्जाम्पल के, एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर पूरी मैकेनिज्म को शो करवाती है। ओके, तो देखो डेफिनेशन आप प्रॉपरली बोलेंगे क्या, अगर आपसे एरेनियम आयन पूछा गया तो एरेनियम क्या होता है, आप देखो इन सब का कॉम्बो बोलेंगे, यानी कि इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें सेपरेट करके स्टेप वाइज बताइए। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, द रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, यानी कि एक कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, जो कि मैंने आपको दिखाया। रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबलाइजेशन ही तो होता है। हम रेजोनेंस क्यों बनाते हैं, किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन शो कराने के लिए, उसे स्टेबल बनाने के लिए। ओके, तो कार्बो एनायन भी क्या है आपका, एक टाइप का इंटरमीडिएट तो है, एक टाइप का, मतलब एरेनियम आयन क्या है आपका, एक टाइप का कार्बोकैटायन है और एक टाइप का इंटरमीडिएट है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। ओके, जो कि क्या करा रहा है, किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, कभी भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं किसी एरीन्स में, एरीन्स मतलब किसी भी बेंजीन टाइप के कंपाउंड में। ओके, तो
उस केस में क्या होगा, जो आपका रेजोनेंट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसी को बोला जाता है एरिनियम आयन। कितनी सिंपल सी बात है। तो हमने सारी चीजें आपको यहीं से बता दी। अगर देखो मैं पहले आपको डेफिनेशन बोल दी थी ना, तो आप बोलते रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे हो गया, ये सारी चीजें मतलब मन में आती है, इसलिए मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दिया। देन आपको फाइनली बताया कि डेफिनेशन आप प्रॉपरली क्या बोलेंगे, जो कि आपकी सारी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज आपके पास एक कार्बोकैटायन है जो कि एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करता है। कब करता है, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, किसमें, वो भी एरिन्स में, तो उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसी को बोला जाता है एरिनियम आयन। ओके, अब देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो एग्जांपल है ना, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसमें क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है यानी कि एरीन रिंग है, इस पे आप क्या कर रहे हैं, Cl2। देखो यहाँ पर को अब मैंने Cl2 लिया है, आप यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो सपोज Cl2 मेरा क्या है, इस Cl2 में से मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल भी मिलेगा, एक मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मैंने यहाँ Cl2 लिया है, यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट लिया है AlCl3, यानी कि कैटलिस्ट का क्या है, सिर्फ रिएक्शन को एसिलेट कराने का रोल है, रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। और आपसे यहाँ पर को क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन से यहाँ पर को क्लोरोबेंजीन आपको मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने करा क्या, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर को क्या है, हमने कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लिया। देखिए आपके यहाँ Cl है, Cl के साथ कोई, देखो ये X है, ठीक है, Cl क्या है आपका X ग्रुप है, कोई भी X हो सकता है, और इसके साथ कोई भी R हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ना, ये तो आपको पता है, RCl मतलब Cl है, Cl के साथ कोई भी यहाँ पर को R ग्रुप हो सकता है। तो सपोज मैंने Cl के साथ क्या ऐड कर दिया, Cl। अब मैं इस Cl को क्या है, एक को पॉजिटिवली चार्ज दिखाऊंगी, एक को नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमें तो चाहिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने क्या कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पर ये आपको रिएक्शन कराना है, आपको क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा एरिनियम आयन। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ओके, तो पहले सबसे पहले बोल रहा है मैकेनिज्म, क्योंकि आपको मैकेनिज्म के थ्रू सब कुछ पता चलेगा। तो पहले मैकेनिज्म मैं आपको आपका इलेक्ट्रोफाइल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर को कोई भी एज इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होता है, कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ आपको सिर्फ Cl मिल रहा है, तो आप बोलेंगे Cl कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन गए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो देखो मैकेनिज्म में क्या हुआ, आपके पास है Cl2 मतलब दो Cl है, दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो Cl के अगर आप आउटर मोस्ट शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मतलब इसके में तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 8 होंगे, तो इसने क्या कर दिए, बॉन्ड बनाया है यहाँ पर से। ठीक है, तो ये है आपका एक Cl, ये है आपका एक Cl। ओके, अब इनिशियली क्या होगा, ये आपका जो Cl एटम है, Cl2 है, ये आपका आपके कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करेगा रिएक्शन में, यानी कि AlCl3 को रिएक्शन में इन्वॉल्व करेगा। ओके, तो Al3 जैसे आया AlCl3, तो ये जो Cl है, एक Cl क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, Al के साथ बॉन्ड बना देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और कभी भी एज अ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये सारी चीजें क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, तो ये Cl क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। तो जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, देखो ये Cl तो आपका एज इट इज है, ये वाला Cl के ऊपर क्या होगा, अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि अब सिर्फ 4 दिखेंगे आपको। और अभी भी आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसी के पास, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। ओके, लेकिन इसीलिए क्या आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा नहीं सकते, लेकिन Al के ऊपर जरूर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि Al जितना बॉन्ड बना सकता था, इसने क्या Cl3 के साथ बना लिया। अभी Al आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे आपने क्या कर दिया, Cl के साथ इसने एक बॉन्ड बना दिया, तो क्या होगा, Cl के साथ बॉन्ड कब बनेगा, जब Cl बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं रखती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम रखो, और हम दोनों कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे Cl इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने क्या एक और बॉन्ड बना दिया। लेकिन एल्यूमिनियम एक और बॉन्ड नहीं बना सकता था, वो तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, तब एल्यूमिनियम में बनाया, इसलिए इसके ऊपर लग जाता है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये आपकी स्पीशीज
स्पीसीज बनी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा टूट। ओके, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आप बताइए किसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। ये दोनों बॉन्ड टूटने के साथ साथ ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन लेके चले गया, ये वाला क्लोरीन। देखो ये जो है मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये है आपका फर्स्ट क्लोरीन, ये है आपका सेकंड क्लोरीन। ओके, और यहाँ पर को जो क्लीवेज हुई वो हुई हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बीच में शेयर है वो किसी एक एटम के पास जाएंगे। ठीक है, तो सपोज हमने बोला कि ये वाला Cl है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए गया, तो यहाँ पर को आपके पास क्या होगा, ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा। और देखो ये Cl के थ्रू अगर आप इसका ऑक्टेट देखोगे, देखो मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर को घिचिर पिचिर हो रही है, मैं अगर इसे क्लियर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 5 6, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी तो इसी के साथ हुआ, यानी कि 8, यानी कि ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है। ओके, अभी ये स्टेबल है, लेकिन ये बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटेगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो मैंने क्या बोला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला Cl, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। Cl के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए भाई आउटर मोस्ट शेल पे, लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। ओके, और ये वाला तो बैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गया, ये वाला Cl अभी भी आपका बैलेंस है। ओके, लेकिन क्या होगा, जैसे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि Cl जो है ये अपना बॉन्ड लेके यहाँ को जाएगा, यानी कि Cl क्या है, ये दोनों चार्ज लेके बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, देखो Cl के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि Cl क्या बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चलेगी, Cl के पास चलेगी, तो Cl के ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज, और AlCl3 यानी कि एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा था, तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया था वैसा का वैसा AlCl3 आपको मिल गया। क्यों, क्योंकि AlCl3 आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रिएक्शन को एसिडेट कराने का काम करता है, खुद रिएक्शन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता। तो आप देख सकते हैं आपका जो ये Cl है ना, Cl2 में से एक Cl तो आपका क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, एक Cl बन गया आपका नेगेटिवली चार्ज, यानी कि आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको कार्बोकैटायन भी मिल गया, मतलब सॉरी आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल भी मिल गया। यहाँ पर Cl क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ओके, अब आपकी रिएक्शन होगी स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, आपने अपना एरोमेटिक कंपाउंड लिया, इस एरोमेटिक कंपाउंड में क्या किया, अपना इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे हम ऊपर क्या ले रहे थे, प्रोटॉन ले रहे थे, वही तो इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा, बोला मैंने, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, तो यहाँ पर को क्या हुआ, देखिए आपका जैसे Cl ने अटैक किया, तो Cl एक पॉजिटिव स्पीसीज है, कहाँ अटैक कर सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच वाले पोर्शन पे, एक है ये इलेक्ट्रॉन रिच, एक ये इलेक्ट्रॉन रिच, एक ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इन तीनों पोजीशन में अटैक कर सकती है। तो सपोज हमने बोला कि इस पोजीशन में इस वाले इलेक्ट्रॉन पे ये ऐड कर रही है। ओके, तो जैसे ये यहाँ अटैक करेगी तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड होगा, टूटेगा, और कैसे टूटेगा आपकी मर्जी, आप जैसे तोड़ना चाहे। सपोज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई ये बॉन्ड जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बना आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, और आपको पता है इनके पास ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन तो क्या है, सारे पोजिशन में, यानी कि सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। ओके, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये Cl यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, और Cl है आपका पॉजिटिव स्पीसीज। तो जैसे ये जाके यहाँ अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर का नेगेटिव चार्ज बैलेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने Cl के साथ बना लिया बॉन्ड, और यहाँ पर को HCl, एक साइड H एक साइड Cl, लेकिन यहाँ पर स्टिल आपका पॉजिटिव चार्ज लगे रहेगा, ये बन गया आपका एरेनियम कैटायन। इतनी चीज क्लियर है। अब इस एरेनियम कैटायन में आप रेजोनेंस दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे स्टेबल करना है। आप रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे, मैंने क्या बोला, एक बार ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, देखिए बना। अगले केस में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, तो ये तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके एरेनियम आयन के, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इनिशियली यहाँ था और एंड में यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कंजुगेशन हो रहा है, मतलब पूरे में आपका कंजुगेशन नहीं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये पूरे सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसे ऐसे हाफ सर्कल के अंदर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो बना आपका, ये आपका क्या था, एरेनियम आयन, ये जो बना आपके एरेनियम आयन, ये इनके पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अगले केस पे देखो, स्टेप सेकंड आपका लास्ट स्टेप है, इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आप अपना क्या करेंगे, दूसरा जो आपका Cl नेगेटिव बना था, क्योंकि Cl था, एक Cl तो पॉजिटिव बन गया था, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव को तो आपने एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करा दिया, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा,
अभी देखो, अभी तो सिर्फ आपका एडिशन हुआ है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ ऐड किया, बट आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट आप स्टेप सेकंड में करेंगे। स्टेप सेकंड में सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे? इस हाइड्रोजन एटम को। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? Cl नेगेटिव के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन किसके फॉर्म में आएगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। Cl किसके फॉर्म में आएगा? देखो अभी मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखिए, हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। देखिए, आपको पता है हाइड्रोजन किसके फॉर्म में आएगा? देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कैसी होगी वो भी मैं आपको बता दूं। ये है हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगी तो मैंने क्या बोला? बॉन्ड हमेशा उसकी ओर शिफ्ट होता है जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है, ये है आपका हाइड्रोजन। तो जैसे ही यहाँ पर को बॉन्ड क्लीवेज होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे? देखो, कार्बन भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके। लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन थोड़ा ज्यादा मतलब कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ओके। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ये दोनों बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होंगे? कार्बन की ओर, यानी कि कार्बन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा, तभी आपको हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही मिलता है, ओके। तो हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में निकला, और यहाँ पर आप देखिए, मैं इसे इरेज करके दिखाती हूँ, यहाँ पर के ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखो यहाँ से आपका क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये Cl निकले, यानी कि HCl ये बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हुआ। और यहाँ पर आपको देखो क्या हुआ, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि ये क्या करेगा? यहाँ पर बना देगा बॉन्ड, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और कभी भी एज अ लोन पेयर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बना बॉन्ड, तो बॉन्ड बनेगा तो ये वाली वैलेंसी भी पूरी, तो यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज हट, ओके, यानी कि कार्बोकेटायन चला गया। अब आप देखिए, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला जो है आपका क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात, मिल गया फाइनल स्ट्रक्चर। तो कितनी सिंपल मैकेनिज्म थी, ठीक है। तो आप ये जूनियर क्लासेस पे भी करते हुए आ रहे हैं, बट मैं स्टेप वाइज आपको चीजों को क्लियर कराने का ट्राई कर रही थी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये था आपका एरिनियम एंड होप आपको समझ में आया होगा कि एरिनियम आयन क्या होता है। अब ये है कि मैं कुछ चीजों को ऐसा हो जाता है कि मैं स्किप कर देती हूँ, मतलब स्किप इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर पे वो चीज बता रही होती हूँ। तो अगर कोई रेगुलर लेक्चर्स देखता है तो उसके लिए वो बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब कि एक ही चीज को 10 बार रिपीट करना। इसलिए क्या, हमारे लिए जितनी चीजें असेंशियल है हम उतना चीजें रिपीट करते हुए मैं चलती हूँ। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये है आपका पहला टॉपिक, यानी कि पहला टॉपिक जो है आपका एरिनियम आयन, जिसकी रिएक्शन आपने जस्ट देखी एक एग्जांपल के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या देखेंगे? इनकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होती है और इससे रिलेटेड जो इसकी रिएक्टिविटी वगैरह पूछी हुई है, तो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, ओके। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।